Hello students, in the previous class we have discussed about ideal and non-ideal solution. हमने जाना कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। और साथ ही उसके बाद हमने जाना कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। जिसके अंदर हमने पहला पार्ट इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जिसको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, वो हमने कर लिया था, ठीक है। उसको हमने ग्राफ से भी समझा कि कैसे होता है, कैसे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब जानेंगे हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन कैसे शो करता है, ठीक है। तो जब किसको बोला जाएगा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर मान लो कोई, वो किसको बोला जाएगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला है ये, अगर सॉल्यूशन के अंदर इन दिस सॉल्यूशन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर। क्या होती है, जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन जो है स्ट्रॉन्गर होती है, किसके कंपैरिजन में, सोल्यूट सोल्यूट या सोलवेंट सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट सोलवेंट के मॉलिक्यूल आपस में, पार्टिकल्स आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो कम है, और सोलवेंट सोलवेंट के जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो भी कम है। किससे, जब सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। तो पिछले में हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव डेविएशन थी वो वीक था, ठीक है। यानी कि जो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन थी वो वीकर थी, लेकिन नेगेटिव डेविएशन वाले केस में क्या होगा कि जो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन है, यानी कि अलग अलग जो सोल्यूट के पार्टिकल्स की सोलवेंट के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू सोल्यूट के साथ और सोलवेंट के साथ, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। अब जब क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगी तो क्या होगा, जो हमारा जो पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट है वो क्या हो रहा था, ग्रेटर देन आ रहा था। इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू दैट, इसमें लेस देन आएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए लेस देन होगा किसके, प्रोडक्ट के, किसकी प्रोडक्ट, इसका मोल फ्रैक्शन, और किसके साथ, जब जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट ए का, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट की, ठीक है, लेस देन होगा। ऐसे ही पीबी भी लेस देन होगा इनकी प्रोडक्ट के, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि अब लेफ्ट साइड में क्या है, दोनों ही लेस वाली टर्म है जो कम वाली है, ठीक है। तो इनका सम भी क्या होगा, लेस होगा इन दोनों के सम से, ठीक है। अब इनका सम क्या होता है, डाल्टन ने लो दिया है, ठीक है, बाय डाल्टन लॉ पी ए प्लस पीबी इक्वल्स होगा किसके, पीटी के। पीटी को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर, और पीए प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पीबी प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इंडिविजुअल्स, उनके जो प्रेशर हैं उनके सम के, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब जो है इसको अगर हम ग्राफ से समझे तो ग्राफ में क्या था, हमने पिछले वाले जब पॉजिटिव डेविएशन वाले ग्राफ में पढ़ा तो क्या था, उसमें पॉजिटिव आ रहा था, डेविएशन जो है ऊपर वाली साइड आ रहा था, यानी कि पॉजिटिव शो कर रहा था। इसमें क्या होगा, सिंपली नेगेटिव है तो नीचे डेविएशन शो करेगा, यानी कि जो पी ए प्लस पीबी की वैल्यू होगी उसके जो हमारा वेपर प्रेशर होगा टोटल सॉल्यूशन का वो इससे लेस आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो ये होगा इसमें, ये हमने जान ही लिया था कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 होगा, क्योंकि एक टाइम पे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सिर्फ एक होता है, चाहे उसके अंदर कितने भी ज्यादा कंपोनेंट हैं। अगर 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट के अलग अलग मोल फ्रैक्शन का सम मिल करके क्या आएगा, एक सॉल्यूशन के अंदर 1 ही आएगा। तो अब जब एक कंपोनेंट का 1 है तो दूसरे का 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीटली 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ बी कंपोनेंट बचेगा उस टाइम, और उस टाइम वेपर प्रेशर क्या बनेगा, पी नॉट बी, ठीक है, जो क्या है प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है, ठीक है। ऐसे ही जब हमारा कंपोनेंट केवल ए होगा सॉल्यूशन के अंदर तब इसका वेपर प्रेशर क्या बनेगा, केवल प्योर कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है पी नॉट ए से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में जो हीट है हमारी वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी, और वॉल्यूम भी, चेंज इन वॉल्यूम भी लेस देन 0 होगा, यानी कि जो हीट चेंज है वो भी लेस देन 0 होगा और वॉल्यूम चेंज भी लेस देन 0 होगा। और पीछे वाले केस में, पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में
जो चेंज इन हीट है वो ग्रेटर देन 0 होगा और चेंज इन वॉल्यूम है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो गया कंप्लीट, हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली होती क्या है? बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पर असर केवल किससे पड़ता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से। ठीक है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, सिर्फ इस पे डिपेंड करती है जो प्रॉपर्टीज, उनको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन रादर देन देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब उनको सोल्यूट या सॉल्वेंट के नेचर से कोई लेना देना नहीं है कि वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, बस उनको मैटर लेना देना किससे है? सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करेंगी जो प्रॉपर्टीज, उनको बोला जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनके बारे में अब आगे जानेंगे कि कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगी कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सोल्यूट का नेचर कैसा है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, या क्या है सोलवेंट का नेचर कैसा है, पूरे सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ मतलब किससे है? डिपेंड किस पे होंगी वो जो प्रॉपर्टी? सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोलवेंट, उस पर डिपेंड करती है, उनको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो चार इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन बीपी। ठीक है, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी, वीपी क्या होता है? वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी यानी कि वेपर प्रेशर के अंदर जो लोअरिंग है या डिक्रीमेंट है उसको इसके अंदर इसकी नाम से ही पता चल रहा है कि किसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, वेपर प्रेशर के अंदर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया जाता है किसके अंदर? एक वोलेटाइल सोलवेंट के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है? जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या करता है? डिक्रीज करने लगता है, घटने लग जाता है। जब भी एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया जाएगा किसके अंदर? एक वोलेटाइल सोलवेंट के अंदर, तो जो हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज करेगा, यानी कि घटेगा वो, यानी कि लोअरिंग होगी किसके अंदर? वेपर प्रेशर के अंदर। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कैसे? देखो, जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, हम मान लेते हैं इसको रिप्रेजेंट किया हमने एक्स ए से। ठीक है, एक्चुअल में वेपर जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है? काई बोला जाता है। ठीक है, ये इसके नाम होता है, लेकिन हम लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? एक्स ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स ए से ही मान के चलेंगे हम। ठीक है, तो एक्स ए से हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ठीक है, यानी कि ए को हमने क्या मान लिया? सोलवेंट मान लिया, और बी को हमने क्या मान लिया? सोल्यूट मान लिया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स ए से। ठीक है, और एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को। ठीक है, क्योंकि बी क्या है? सोल्यूट है, और ए क्या है? हमारा सोलवेंट है। ठीक है, हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन मान लिया जिसके अंदर ए और बी दो क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ए क्या है? हमारा सोलवेंट है, और बी क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, तो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा सोलवेंट का एक्स ए, और एक्स पी से रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को। ठीक है, उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट क्या होगा? पी नोट ए, और पी नोट बी क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें कि ए हमने क्या लिया है? सोलवेंट लिया है, और बी क्या लिया है? सोल्यूट लिया है। उसके बाद जो पीटी है, पीटी से हम क्या डिफाइन करते हैं? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो पीटी या पी से हम डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम डाल्टन लॉ लगा के देखते हैं। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सम ऑफ द ऑल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के उन सभी का जो इंडिविजुअल जो सेपरेट क्या है उनका वेपर प्रेशर है, उन सभी का सम करके जो आएगा वो होगा हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो पीटी से हम डिफाइन कर रहे हैं इसको पीए प्लस पीबी होगा। ठीक है, और ये बेसिकली होगा क्या, पीए प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और उसको इवेपोरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसके तो वेपर बनेंगे नहीं। जब उसके वेपर नहीं बनेंगे तो बेसिकली वेपर प्रेशर होगा किसका, जिसके वेपर्स हैं यानी कि सोलवेंट के। ठीक है, तो सोलवेंट क्या था हमारा, ए था, और उसका वेपर प्रेशर हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी ए से। ठीक है, प्रेशर ऑफ ए से। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसका प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा, सोलवेंट का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं पी ए से। ठीक है, तो इसका रीजन लिख देंगे साइड में, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इसलिए पीबी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। और फिर आगे अगर हम रोल्स लॉ लगाएं तो रोल्स लॉ में पी ए किसके इक्वल होता है, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए किसके इक्वल होता है, यानी कि एक कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किन किन की प्रोडक्ट, किन किन का मल्टीप्लीकेशन, एक तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, और दूसरा क्या वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। उस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जब हम निकालेंगे उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सेम कंपोनेंट, और इक्वल टू आ जाएगा किसके, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर के जो उसका सॉल्यूशन के अंदर होगा। ठीक है, तो पी ए आ जाएगा इक्वल किसके, पी नोड ए एक्स ए के। ठीक है, तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल था, वो भी पी ए के इक्वल था, इसलिए हम पीटी के इक्वल ही इसको रख देंगे, क्योंकि पीटी जो है पीए के इक्वल है, और ये भी पीटी, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, पीटी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीए के, और पीए किसके इक्वल है, पी नोड ए एक्स ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमने उसको जाना कि वो किसके अंदर आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इसके नेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज हम इसमें प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, तो अभी हमने पीछे क्या किया था, जो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकाला था, हमने जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला था, जो कि हमारा क्या आया था, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आया था। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल था। ठीक है, तो इसलिए वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, कंपोनेंट ए के ऊपर जो कि सॉल्वेंट है, और उसका वेपर प्रेशर क्या था, पी ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और पी नोड ए क्या होगा स्टूडेंट्स, पी नोड ए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जब वेपर प्रेशर क्या होगा, जब सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर होगा, मतलब सिर्फ वही कंपोनेंट होगा, जब तक उसमें सॉल्यूट ऐड नहीं किया गया होगा तब तक उसका जो प्रेशर था वेपर प्रेशर, तब क्या होगा, वो पी नोड ए था। और जब सोल्यूशन बन गया तो उसके बाद हम वेपर प्रेशर को किससे लिख रहे हैं, पी ऑफ ए से। ठीक है, तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी होगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी मतलब जो डिक्रीमेंट आया है वेपर प्रेशर में पहले से, जो मतलब जब तक सॉल्यूशन बना नहीं था उससे पहले जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ठीक है, उसके सॉल्यूशन बनने के बाद जो डिक्रीमेंट आया है, ठीक है, उसको बोला जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर से लिख सकते हैं हम। किससे लिख सकते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर से। ठीक है, डेल्टा पी ए का मतलब क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको किससे लिख सकते हैं हम, जो पहले वेपर प्रेशर था यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, क्योंकि सोल्यूट तो क्या था, नॉन वोलेटाइल, तो उसका तो होगा ही नहीं, तो
जो सॉल्यूशन बनने से पहले वेपर प्रेशर था हमारे कंपोनेंट्स का, वो क्या था, पी नोट ए, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन का, जो सोलवेंट का था, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बनने के बाद है वो क्या है, पी ऑफ ए, ठीक है। तो पहले वाले में से बाद वाले का डिफरेंस क्या होगा, चेंज इन दैट प्रेशर। अगर मान लो हम बोले कि पहले जो वेपर प्रेशर था वो 5 था, ठीक है, और उसके बाद जब सॉल्यूशन बन गया उसके बाद जो वेपर प्रेशर था 3। जब अगर हमें डिक्रीमेंट निकालना है कि कितना लोअरिंग आई, तो हम क्या करेंगे, 5 - 3 ही तो करेंगे ना। तो ऐसे ही जो पहले था पी नोट ए और बाद में हो गया पी ए, तो डिक्रीमेंट क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वीवी आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पी ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, पी नोट ए एक्स ए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसका लॉ है भाई, ये रोल्स लॉ, ठीक है। तो पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स ए आ गया हमारा। यहां से पी नोट ए अगर, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स ए की जो है वैल्यू पुट करेंगे। जो एक्स ए की वैल्यू है वो क्या होगी, हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल आता है 1 के, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल आता है 1 के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और सॉल्यूशन के अंदर कितने भी कंपोनेंट हो सभी के मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल आ गया इनका मोल फ्रैक्शन। जब इसको हम इस साइड लेके गए तो हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकाली, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की, तो क्या आएगा, डेल्टा पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एज इट इज, एक्स ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, जो क्या है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब क्या होगा, अब यहां से अगर हम डेल्टा पी ए एज इट इज रहेगा, यहां से इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो पी नोड ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद पी नोड ए एक्स बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पी ए नोड एज इट इज, पी नोड ए यहां से मल्टीप्लाई होके माइनस पी नोड ए, उसके बाद ये माइनस इंटू माइनस प्लस पी नोड ए इंटू एक्स बी इक्वल टू पी नोड ए एक्स बी, ठीक है, यहां तक आ गया। उसके बाद ये जो डेल्टा पी ए है ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी नोड ए से पी नोड ए कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। पी नोड ए से पी नोड ए बचा क्या, पी नोड ए एक्स बी, ठीक है। यानी कि जो सोलवेंट का, जो प्योर सोलवेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, मल्टीप्लाई में किसके, उसके सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, यानी कि यहां पे किसका, जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर हम XB की वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू निकालना चाहें, तो क्या आएगी, डेल्टा PA अपॉन P नोड A, P नोड A उस साइड चला गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो XB की वैल्यू क्या आ गई। अब डेल्टा PA की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा PA की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये लिख के फिर फर्दर हमारी सॉल्यूशन क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन गई, XB इक्वल्स टू P नोड A माइनस PA डिवाइड बाय P नोड A, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू, जो कि हमारा किसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। B हमने क्या लिया था, सोल्यूट लिया था। तो अब यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि जो वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ठीक है, डेल्टा ऑफ PA क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, डेल्टा PA क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बेसिकली होता क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन के जितने मोल्स हैं उनको जब उनका रेशियो निकाला जाता है किसके साथ, सोल्यूट के साथ। सोल्यूट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सोल्यूट के प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोला जाता है उसका क्या, मोल फ्रैक्शन, किसका, सोल्यूट का, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की बात हो गई, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर गया ये। तो इसलिए रिलेटिव लोअरिंग इन बीपी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड नहीं है सोल्यूट के, किस पे डिपेंड है, मोल फ्रैक्शन या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
ये है हमारे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू अबव एक्सप्रेशन हम क्या निकाल सकते हैं, इट इज क्लियर दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर। कि जो हमारी वेपर प्रेशर की लोअरिंग है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसमें हम इसी के अंदर है रिलेटिव लोअरिंग इन बीपी के अंदर ये, ठीक है, मोलर मास निकालेंगे किसका, सोल्यूट का, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम किससे बोल सकते हैं, एमबी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम फॉर मोलर मास एंड बी फॉर जिसका निकालना है, बी का निकालना है, तो इसलिए एम ऑफ बी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया था, एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल है किसके, पी नोड ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोड ए के, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज इट इज इसको रख देंगे, ठीक है, पी नोड ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोड ए इक्वल आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बेसिकली होता क्या है, द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सोल्यूट, बी क्या है हमारा, सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर सोलवेंट ज्यादा हो, सोलवेंट मतलब हम वाटर भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर ज्यादा है, नहीं सोलवेंट ज्यादा है, ठीक है, और सोल्यूट बहुत ही कम है। तो उस केस में क्या होगा, जो सोलवेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा सोल्यूट से, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, तो हम उसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो 1-2 हैं और सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं 1000, तो क्या वो मायने रखेंगे, ठीक है। हम 999 लिखें, ठीक है, या 1000 लिखें, माइनर फर्क पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट लिख लेंगे सीधा, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एनबी को एलिमिनेट कर देंगे, एनबी को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वह बहुत ही स्मॉल है, एनबी इज नेग्लेक्टेड एज इट इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिलेशन हमारा, पी नोड ए माइनस पी नोड ए, ये तो एज इट इज यहाँ से एनबी डिवाइडेड बाय एन ए, यहां से हमने एनबी छोड़ दिया क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो अब क्या होगा, ये सॉल्यूशन ऐसे आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एनबी किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एमबी के इक्वल, एन ए किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए। अब क्योंकि ये डिवाइड में है ऑलरेडी क्या है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो है इसका रिजल्ट आएगा जो फ्रैक्शन में है वो पलट जाएगा, यानी कि एम बी ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा। एम ए क्या है, मोलर मास, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ ए, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद हमें निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट एमबी से लिखते हैं, तो एमबी को इस साइड रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, ओवरऑल एमबी इक्वल्स टू आएगा, किसके इक्वल आएगा, एमबी डब्ल्यू बी वेट ऑफ बी, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इनटू पी नोड ए डिवाइडेड बाय पी नोड ए माइनस पी ए, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा लास्ट में मोलर मास का फॉर्मूला कि हम मोलर मास कैसे निकालेंगे। अगर हमें क्या दिया हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहां तक था कंसेप्ट, ये जो है हमारा वेपर प्रेशर का। अब इसका नेक्स्ट जानेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।